So hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine. So today in this video I am going to start with the colligative properties of solutions. Okay, in the last videos we had discussed regarding the different types of solution and regarding other basic concepts of this chapter. ठीक है, now next topic जो हमारा आज का है that is the colligative properties. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू अंडरस्टैंड कि मीनिंग क्या होता है एक्जैक्टली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझने के लिए वी कैन कंसिडर सम डिल्यूट सोल्यूशन कि इन केस ऑफ द डिल्यूट सोल्यूशन का मीनिंग होता है द सोल्यूशन विच आर हैविंग वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट इसमें ऐड किया दैट इज़ वेरी लेस इन नंबर, उसकी जो क्वांटिटी काफ़ी कम है. तो इस टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन, दे आर हैविंग सर्टन प्रॉपर्टीज, उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज या आप बोल सकते हो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सोल्यूट. वो जो उसके सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करते हैं, दे डोंट डिपेंड अपॉन दैट नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल. कि जो आपने जो भी सोल्यूट डाला है, पहले तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हो वी आर हैविंग वन सॉल्वेंट, एक मीडियम होता है जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. दूसरी जो मीन्स कि कुछ भी आप एनीथिंग दैट इज एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो हम सेकंड कंपोनेंट ऐड करते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द सोल्यूट. और डिल्यूट सोल्यूशन में हमने वो जो सोल्यूट लिया है दैट इज नॉन वोलेटाइल. अब नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है कि द काइंड ऑफ सोल्यूट विच इज नॉट फॉर्मिंग द वेपर्स, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म में वो नहीं आएगा. ठीक है, उसको हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोलते हैं. तो जब डिल्यूट सोल्यूशन में हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं दैट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी, देन दैट सोल्यूशन शो सम प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट, कि उसकी कैटेगरी कैसी है या किस टाइप का सोल्यूट उस पर डिपेंड नहीं करेंगे. दैट सिंपली डिपेंड अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपने बस इसी चीज़ को अपने माइंड में रखना है. सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लाइक दिस कि द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि इसमें वो जो हमारे पास सोल्यूट है वो अपने वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल. ठीक है, सोल्यूट नॉट दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन, आप इसमें मेंशन कर लो, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. ठीक है, वो उसके जो मीन्स की नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में हमने 4 प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करनी है. सो फर्स्ट वन इट इज़ द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हो RLVP. ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Third is a depression in freezing point, then osmotic pressure. So we will discuss all these properties one by one. Okay. Now here I am going to start with the first property that is a relative lowering in the vapor pressure. I think the definition of this colligative property is clear to you. Okay. So अब हमने इसका जो करना है, we will discuss the first property that is the relative lowering in the vapor pressure. So you can write its name. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने इसमें डिस्कस करनी है दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है. तो इसमें एज अ नेम इंडिकेट वी आर सेइंग रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव इन द सेंस कि इट इज रिलेशन विद सम अदर, कि इसमें कोई ना कोई दूसरे वेपर प्रेशर के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे इन रिलेशन विद सम अदर क्वांटिटी. और जिसमें लॉरिंग वर्ड है, लॉरिंग इज क्लियर टू यू, लॉरिंग आपको पता होगा दैट इज अ डिक्रीमेंट, कि उसमें कुछ डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब वो डिक्रीज किस में हो रहा है, दैट डिक्रीज इज देयर इन द वेपर प्रेशर, कि वेन एवर देर इज एनी डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर. ठीक है, दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. तो इसमें जो लोअरिंग इसने बोला है कि वेपर प्रेशर में हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको वेपर प्रेशर को ही समझना पड़ेगा, वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो नॉर्मली पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि वेपर प्रेशर क्या है. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस लिक्विड इन दिस कंटेनर, कि आपके पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें हमने कोई लिक्विड ए कंसिडर किया. लेट्स सी इट इज मीन्स कंस्टिट्यूएंट 1, या आप ए कंपोनेंट भी ले सकते हो, एंड इट इज़ अ प्योर सोलवेंट. इसको हम जो फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं दैट इज़ अ सोलवेंट. अब ये क्या है, प्योर सोलवेंट है. यू कैन से ये लिक्विड है, ये लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, एंड यू नो कि द लिक्विड्स, ठीक है, द लिक्विड्स में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. इट इज़ हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स.
और लिक्विड्स में क्या होता है कि द लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट एट द सरफेस, ठीक है, कि इसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मीन्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ दिस लिक्विड दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर अबव इट। जो मीन्स कि ये सारा लिक्विड फेस है, लिक्विड फेस में जो फर्स्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस टू कम इन टू द वेपर फॉर्म, बिकॉज वो एयर के कॉन्टैक्ट में है, दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल दे आर नॉट बैलेंस्ड ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है, इनकी जो फोर्सेस हैं वो मीन्स इट इज़ द अनबैलेंस मीन्स कि ऑन वन साइड इट इज़ पुलिंग इट बट ऑन द अदर हैंड साइड दीज आर फ्री। तो क्या होता है कि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, ठीक है, दैट आर अट्रैक्टिंग इट, तो होता है क्या है कि व्हेन दी सरफेस पार्टिकल, जो सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल टॉप मोस्ट लेयर में आते हैं, व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, तो दे होता है कि दे चेंजेस इनटू द वेपर फॉर्म, कि यहाँ पे लिक्विड में थे और दे जस्ट चेंजेस इनटू द वेपर फॉर्म, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस फॉर्म द लिक्विड दैट इज इन द प्योर स्टेट दैट इज फॉर्मिंग द वेपर ऑफ इट्स, ठीक है, वो उसके वेपर फेज में आ जाएगा। अब आपने देखना है इफ़ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस कंटेनर, अगर आपने इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया है, ठीक है, कि वी आर जस्ट टेकिंग द क्लोज्ड सिस्टम में क्या है कि देयर इज़ नो एनी मिस एक्सचेंज ऑफ द मैटर, जो मैटर है जिसका वेपर दैट विल नॉट एस्केप फ्रॉम दिस कंटेनर, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा कि दोस वेपर विल कीप अक्यूमुलेटिंग, यू कैन से कि वो सारे वेपर्स ऐसे जैसे सारे जो मीन्स की सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इफ़ दे आर फॉर्मिंग द वेपर्स, तो ये सारे वेपर्स क्या होंगे, वो सारे ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेपर ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है, देन कलेक्टिवली इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर। आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो सारे इतने सारे इसके वेपर्स में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो दैट विल एक्सर्ट सम प्रेशर। ये जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जितने भी उसके पार्टिकल्स जो वेपर फॉर्म में आएंगे, दे आर एक्सर्टिंग सम प्रेशर, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द वेपर प्रेशर, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। बिकॉज कि अभी ये आपने जो लिक्विड है ये अपने प्योर स्टेट में लिया है, तो इस पोजीशन पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा, आप बोल सकते हो इट इज़ द P1 नोट। P1 नोट का मीनिंग है इट इज़ अ वेपर प्रेशर एट द प्योर स्टेट। ये जो डिग्री का साइन इस प्योरिटी को शो करता है। नाउ यू आर टू सी कि अगर आपने इसी लिक्विड में, ये जो आपने पहले लिक्विड लिया था, जो आपने सॉल्वेंट लेट्स ए लिया है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें क्या किया है कि वी आर जस्ट एडिंग, जैसे पहले तो आपके अक्सर ए पार्टिकल की थे, ठीक है, वी आर हैविंग दिस सॉल्वेंट विद अस, जो स्टार्टिंग में हमारे पास ये था। अब इसी कंटेनर में इफ़ वी आर एडिंग सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हमने इसमें कोई ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल होने से क्या होगा कि वो मीन्स कि नॉन वोलेटाइल है क्योंकि ये फिर वेपर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ वी आर एडिंग बी सोल्यूट, कोई बी सोल्यूट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। जब बी सोल्यूट इसके अंदर ऐड करेगा, ठीक है, अब इसको इस जैसे लेट्स सी हमने जो डार्क वाला किया दैट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ द बी, ये क्या है, बी कंपोनेंट है। मीनिंग ये है कि आपको ये पता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे बनते हैं। जब एक सॉल्वेंट में आप कोई सोल्यूट डाल देते हो वो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। पहले हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें मीन्स की लिक्विड था, सारे जो लिक्विड के पार्टिकल दैट इज ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, वो वेपर्स बना रहे थे, और मीन्स कि देयर इज 100% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लिक्विड फेस, कि सारे वेपर मीन्स कि जो भी पॉसिबल वो सारे वेपर्स बना रहे थे। इसका जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में दैट वाज ग्रेटर, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। पर जब आपने उसी सॉल्वेंट में कोई दूसरी कैटेगरी है, इसमें मिलावट कर दी है, कुछ ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया है जो मीन्स कि वेपर्स नहीं बनाएगा, इस वजह से क्या होगा कि इसने देखो बी ने वेपर्स तो बनाने नहीं है, बट इट विल ऑक्यूपाई सम सरफेस साइड, सरफेस में जो स्पेसिस हैं, कुछ स्पेसिस जो होंगे वो बी के पार्टिकल्स कवर कर लेंगे, ठीक है। यू कैन से कि बी के जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स उन स्पेस साइड्स को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक मीन्स कि इफ़ द बी ने यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया तो इट विल नॉट फॉर्म वेपर। अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए है दैट वाज प्रेजेंट, जो मीन्स की टॉप मोस्ट लेयर पे थे, अब उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिस तो मेन देखो ना, बी जो हमने दूसरा वाला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है उसने कवर कर लिए। अब जो नंबर ऑफ वेपर्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंपोनेंट ए दैट विल बी रिड्यूस्ड। पहले तो 100% ए वाली वेपर्स बना रहे थे, उसका प्रेशर ज़्यादा था, बट अब उनने उसमें क्या किया, कुछ मिक्स कर दिए जो वेपर्स नहीं बना रहा है। इसके कारण क्या होगा कि जो सॉल्यूशन फेज में ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है,
बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, के ऊपर स्पेस थोड़ा कम हो गया है तो उसके नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड द मीन्स की ड्यू टू द मीन्स की डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वेपर फेस में कम हो रहे हैं, अगर वेपर्स कम होंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, अगर आपने प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है, दैट विल रिजल्ट इन द डिक्रीमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर, बिकॉज इट विल ब्लॉक सम सरफेस साइड्स, क्योंकि सरफेस साइड्स पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है पर इसने वेपर्स तो बना नहीं रहा, कंट्रीब्यूशन कोई दे नहीं रहा, बस एक जगह ब्लॉक करके रख दी है ना। तो इस तरह से मीन्स कि इस वजह से उस एरिया पे जो ए के पार्टिकल्स से दे कैन नॉट एक्सर्ट द प्रेशर, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं या वहाँ पे वो वेपर फॉर्म करने के लिए उनको चांस स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। दे कांट एस्केप दिस लिक्विड फेस सॉल्यूशन में से वो बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बी के पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मीन्स कि समझने वाली बात ये है कि जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हो, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यही हमारा टॉपिक है जो हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग यही है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, कि क्या है, इट इज़ द लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब इसको हमने इन रिलेशन विद मीन्स की वेपर प्रेशर एट द प्योर स्टेट इसको डिस्कस करेंगे। जब इसको आप वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करते हो, उसके रिलेशन में देखते हो कितना मीन्स की डिक्रीमेंट हुआ है, तो इन दैट वे वी कैन से कि दैट इज़ अ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, अब जो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो रहा है, उसमें डिक्रीमेंट कितनी आ रही है, इट डिपेंड्स कि आपने कितनी क्वांटिटी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की डाली है। अगर आपने जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो कम क्वांटिटी में डाला है तो नो डाउट उसमें क्या जो डिक्रीमेंट होगी, लॉरिंग होगी, वो थोड़ी कम होगी। इफ़ यू आर एडिंग मोर क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो डिक्रीमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नाउ वी कैन ड्राइव ए रिलेशन फॉर दिस, को हम फॉर्मूला के फॉर्म में या इसके लिए एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज इन द न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, एंड फाइंड आउट द मोलर मास, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल सी हाउ दिस रिलेशन कैन बी फाइंड आउट। तो उसी को अब हमने देखना है। आई थिंक ये वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि व्हेन द मीन्स की दैट लिक्विड इज इन द प्योर स्टेट, उसके वेपर प्रेशर को हमने P1 नोट से प्रेजेंट किया था, बट नाउ इन दिस सॉल्यूशन फॉर्म, ये अब आपके पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। जो आपके पास सॉल्वेंट है उसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसको आपने ए कंपोनेंट काउंट किया है, इसको आपने बी लिया है, ठीक है। और जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू द मीन्स की वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब इस मीन्स की सॉल्यूशन की फेस में जो मीन्स द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट, उसको आप P1 बोलोगे, ठीक है, एंड द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द सोल्यूट दैट इज द P2, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर इसके इक्वल होता है। अब तो P2 हमारा इसमें कि नॉन वोलेटाइल है वो तो इसमें प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करता। तो जो सॉल्यूशन मीन्स की जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो P टोटल जो होता है, P टोटल मीन्स की वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज होल सोल इक्वल टू द P1, वो P1 के ही इक्वल आता है कि P2 की तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो P1 है इसमें उसके देखो मैंने नोट नहीं लगाया हुआ, डॉट नहीं लगाया हुआ, ये जो हमने इसमें डिग्री का साइन लगाया था इसमें नहीं लगाया, ये शो करता है कि जो P1 है जिसमें आप डॉट नहीं लगाते इसको आप बोलते हो पार्शियल प्रेशर। इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। इट मीन्स कि पार्शियल प्रेशर का मीनिंग है व्हेन दैट सॉल्वेंट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूट, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, वो सोल्यूट की कंपनी में भी है, ठीक है, उस टाइम वो सॉल्वेंट का कितना पार्ट है, उसकी जो प्रेशर में कितनी कंट्रीब्यूशन है, उस टाइम वो मीन्स की प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हम उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जब वो प्योर स्टेट में होगा तो आप बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, ये P1 नोट से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये दो चीज़ें पहले बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए कि P1 नोट का मीनिंग क्या है, दैट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और ये जो P1 है सिंपल दैट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ दैट यू कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर। वो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, ए का है, ठीक है। इन द सेम वे अब आपको मीन्स इसकी डेरिवेशन हम करेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इसमें हमने बोला है कि जो P1 है, ठीक है, P1 नोट इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, एंड P1 क्या है, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ, यू कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और मीन्स की कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन, आप इसको बताएं सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है इसका है, ठीक है। अब आपको पता है कि एज पर राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि उसमें जो वेपर प्रेशर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मीनिंग है कि अगर आपने कोई बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उसमें आपने 2 कंपोनेंट डाले हैं, तो वो मीन्स कि दोनों कंपोनेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो तो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा ना कि आपने उसकी क्वांटिटी कितनी डाली। तो राउल्ट्स लॉ ने सिर्फ यही रिलेशन बताया है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स उसकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी उसमें ली है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एज पर राउल्ट्स लॉ कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी नो दैट राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट A इट इज इक्वल टू P1 नोट एंड x1, ठीक है। ये तो आपने, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने ये नोटिस करना है कि बाद में जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हो, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे जो प्योर सॉल्वेंट का जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि चेंज इन वेपर प्रेशर, इट मीन्स कि डेल्टा P1, यू कैन से कि इट विल शो द चेंज इन वेपर प्रेशर। आपको पता है कि जब वो मीन्स कि हमारे पास सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, तो प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर दैट इज़ P1 नोट, वो P1 नोट था, ठीक है। तब वेपर प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि उसमें 100% मीन्स की सॉल्वेंट के पार्टिकल थे और सारे ही मेन आपको पता है कि वो क्या कर रहे थे, दे आर जस्ट फॉर्मिंग अ वेपर एंड कंट्रीब्यूटिंग इन वेपर प्रेशर। तो बाद में जब मीन्स की आपका पार्शियल प्रेशर निकल के आया दैट इज़ रिड्यूस्ड, वो थोड़ा कम हो गया। कम क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसलिए जो चेंज इन वेपर प्रेशर आएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट, उसको आप ऐसे शो कर सकते हो कि मेन है कि वेपर प्रेशर द प्योर स्टेट माइनस द पार्शियल वेपर प्रेशर, इट मीन्स कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जब वो सोल्यूट की कंपनी में है तो उस टाइम आप इसको इस वे से लिख सकते हो। अब आपके पास जो मेन राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग P1 की वैल्यू आई है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आई है, तो यू कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर। P1 नोट तो ऐसे ही रहेगा, तो P1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, P1 नोट एंड x1 दैट इज, अब आपके पास ये एक सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप अगर इसमें देखो तो यू कैन टेक द P1, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो P1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में से आपने P1 को नोट कॉमन ले, नथिंग इज लेफ्ट, तो आप उसकी प्लेस पे 1 लिख दोगे। और सेकंड टर्म में आपके पास P1 नोट और x1 है, P1 नोट आपने कॉमन ले लिया, देन x1 इज लेफ्ट। इस वजह से आपके पास ये नेक्स्ट इक्वेशन आती है, तो ये डेल्टा P1, ठीक है, ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अब आपको ये पता है, यू कैन मेंशन दिस कि इसको आप चलो थर्ड इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। तो यू नो कि जो मोल फ्रैक्शंस होती हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन एनी सॉल्यूशन, कोई भी अगर आपने सॉल्यूशन है उसमें मोल फ्रैक्शंस हैं, तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल इक्वल टू 1, जो डिफरेंट मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको इस वजह से लिख सकते हो कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखो तो x2 कैन बी इक्वल टू 1 माइनस x, ठीक है, कि आपको पता है x1 और x2 किसके इक्वल होता है, 1 के। इसको आप फर्दर सोल्व करो तो इसमें हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस x1। तो इफ़ यू सी दिस थर्ड इक्वेशन में क्या 1 माइनस x1 आ रहा है, तो यू कैन पुट दिस x2, आप इसमें 1 माइनस x1 की प्लेस पे आप x2 पुट कर सकते हो, जो आपने अभी इसमें मेंशन किया है। सो नेक्स्ट इसमें है वी कैन पुट दिस, यहाँ तक तो आपको चलो क्लियर है। नाउ इसमें क्या करना है हमने, नाउ वी विल जस्ट मेंशन इट्स वैल्यू कि डेल्टा P1 आपका ऐसा ही रहेगा, देन इट इज इक्वल टू P1 नोट, ओके। और 1 माइनस x1 के प्लेस पे आपने क्या फिल करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट
सोल्यूट, x2 किसकी मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट की है। तो अब आप इससे देख सकते हो कि ओवरऑल जो डेल्टा P1 है, डेल्टा P1 का मीनिंग है लोअरिंग, दैट इज अ चेंज इन द वेपर प्रेशर, की चेंज इन वेपर प्रेशर क्या है। तो आप इसमें इन प्लेस ऑफ दिस डेल्टा P1 हमने यहाँ से देखा है कि इट इज़ इक्वल टू P1 नोट माइनस P1, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से भी उठा के लिख सकते हो। तो डेल्टा P1 क्या है, इट इज़ P1 नोट माइनस P1, ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू P1 नोट x2। ओके अब इसमें जो आपके से ये टर्म निकल के आई है, इफ़ यू सी दिस, कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, इट मीन्स ये शो कर रहा है कि दैट इज द चेंज इन वेपर प्रेशर और दैट इज शोइंग द लोअरिंग इन वेपर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। तो मेन ये आपकी लोअरिंग, तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो कि P1 नोट माइनस P1 क्या होगा, इट इज़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली टर्म है हमारी, इसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर आप जो सारी प्रेशर वाली टर्म्स है उनको एक साइड में ले जाओ और जो मोल फ्रैक्शन वाली टर्म है दैट इज इन अनदर साइड, ठीक है। तो आप इसको इस वजह से लिख सकते हो P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट इज इक्वल टू x2। ओके अगर इसको अच्छे से देखो तो नाउ दिस इज अ लोअरिंग, पहले P1 नोट माइनस P1 दैट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पर अगर आप इसमें देखो तो वी आर कंपेयरिंग इट विद द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट, की प्योर स्टेट में जो इसका था उसके साथ ये कंपैरिजन में आ रही है, रिलेशन में आ रहा है। ऊपर आपने लोअरिंग इन, ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये लिखा है, इसका अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट वो इसके डिवीजन में आ रहा है, दैट इज इन रिलेशन। तो ये जो टर्म आपके से निकल के आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P1 नोट माइनस P1 दैट इज सिंपल लोअरिंग, वो तो लोअरिंग एक भी चलो मीन्स की लेस हो रहा है। अब आपका ये जो नेक्स्ट टर्म हमारी निकल के P1 नोट माइनस P1 ओवर P1 नोट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज RLVP, इसको हम RLVP बोलते हैं, दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये मीन्स दिस टर्म विल रिप्रेजेंट RLVP, ठीक है। अब आप इस मीन्स की अगर इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, अब देख सकते हो कि ये जो RLVP है, ठीक है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इट मीन्स कि ये जो x2 ये क्या रिप्रेजेंट करी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सोल्यूट, ठीक है। अब आप मीन्स की जैसे मोल फ्रैक्शन है, यू कैन इलेबोरेट दिस, इसको आप इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो थोड़ा डिटेल में। तो x2 क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाली टर्म है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस यू नो किसकी मोल फ्रैक्शन, दैट इज ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। और जब भी आपने मोल फ्रैक्शन किसी की कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए आपको क्या क्या मीन्स की वेरिएबल जो रिक्वायर्ड होते हैं, यू नो कि नंबर ऑफ पहले तो आपको इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, दैट इज N2 जिसकी भी आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी हो ना, उसी के नंबर ऑफ मोल्स को आप न्यूमरेटर में रखते हो, दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपके इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक आपके सोलवेंट है, दूसरा सोल्यूट है। तो आपने दैट जो भी आपके स्टार्टिंग में आया है नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने N2 और N1 की वैल्यूज लिखनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यू नो दैट कि पहले अगर आपने N2 कैलकुलेट करना है तो वी मस्ट नो द वेट W2, हमें मीन्स कि उसका जो वेट इन ग्राम है वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है किसी चीज़ के भी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके इक्वल होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। अब आपके से N2 और N1 है तो यू कैन राइट द सेम वैल्यूज़ फॉर N2 एंड N1। अगर आप N2 के लिए वैल्यू लिखते हो, N2 के लिए क्या आएगा, W2 दैट इज अ मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय द M2 दैट इज अ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। सेम यू कैन राइट फॉर द N1 के लिए भी इसी वजह से लिख सकते हो, W1 गिवन मास ऑफ दैट सोलवेंट डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द सोलवेंट। ना यू कैन पुट दिस वैल्यू जो आपने N2 और N1 की ली है, ठीक है, वी कैन फिल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इज यू नो W2 ओवर M2 और ये N1 क्या है, W1 डिवाइड बाय M1 प्लस W2 डिवाइड बाय M2। ओके
तो एक तो आपने पहले मोल फ्रैक्शन के लिए जैसे हमने ये रिलेशन लिखा है, बट आपने इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी है कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला दैट इज़ फॉर द डिल्यूट सोल्यूशन। डिल्यूट सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि क्वांटिटी ऑफ दैट सोल्यूट इज़ वेरी लेस, काफ़ी लेस क्वांटिटी है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सोलवेंट। कि सोलवेंट के कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ मोल्स इसके सोल्यूट के होते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी लेस। यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट ज़्यादा है। कि अगर आपने जो मीडियम लिया, पानी लिया है, वाटर लिया, जो भी है, ठीक है, कोई भी आप सोलवेंट ले सकते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है या उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, बट जो आपने सोल्यूट ऐड किया है दैट इज़ इन वेरी लेस क्वांटिटी, उसके नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी कम है। तो वी कैन निगलेक्ट दिस N2, ये जो N2 की वैल्यू है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो N2 हमारा जो हमने इसमें वैल्यू फिल कर दी W2M2, तो ये जो फैक्टर है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, इट कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है। अगर आप इसको निगलेक्ट कर दोगे तो हमारे पास x2 क्या आएगा, x2 आपके पास आ जाएगा W2/M2। ये चीज़ आपने, इट इज़ निगलेक्टेड, ये हमने निगलेक्ट कर देनी है। रीज़न बीइंग कि N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द N1, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, W2M2 आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल के एक W, यहाँ पे M1 ऊपर चला जाएगा। इस तरह ये आपकी x2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब आप इसी वैल्यू को, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस मेन इक्वेशन, जो आपने रिलेटिव लोअरिंग के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, उसमें आप x2 की वैल्यू यहाँ से फिल कर सकते हो। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप इसी वैल्यू को, ये जो हमारी मेन इक्वेशन आई थी, यू कैन टेक कि ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप इसमें x2 की वैल्यू जो है W2/M2 M1/W1, तो आप इसमें फिल करोगे तो क्या हमारे पास इसकी इक्वेशन बन के आएगी, इट इज़ लाइक दिस P1 नोट माइनस P1 नोट इज इक्वल टू, इसमें आपके पास जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, x2 की वैल्यू लिखनी ना, ये आपके पास x2 था। अब x2 के लिए आपने जो वैल्यू थी वो आप इसको इस वजह से लिख सकते हैं, x2 पता हमें क्या है, N2/N1, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर है उसमें N2 को निगलेक्ट कर दिया है, इसलिए हम इसको इस वे से लिख रहे हैं। और इसी को अगर आप और सिंपलीफाई इलेबोरेट वे में हम मेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, N2 क्या है, यू नो, W2/M2, N1 क्या है, W1/M1, ठीक है। इसको जब आप थोड़ा और इलेबोरेट मीन्स की प्रॉपर वे में लिखोगे, ये तो आपको चलो क्लियर हो गया है। तो यू कैन जस्ट, जो फाइनल आपके पास से रिलेशन निकल के आएगा, इट इज़ लाइक दिस W2/M2 इंटू W1/M1। ना यू कैन सी कि इफ़ यू नो दिस, एक रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू नोन है, ठीक है, तो वी कैन आल्सो यूज दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कि इसमें जो M2 की वैल्यू है, हम उसकी फिर जो वैल्यू है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको मीन्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पता है, ठीक है, एंड द अदर गिवन मासेस आर क्लियर टू यू, तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। तो इन दिस वे मीन्स की दिस प्रॉपर्टी हेल्प अस टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यू आर टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने माइंड में रखना है, वो ये है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो इसमें यू कैन से कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो आपने ये देखना है ये जो रिलेटिव लोअरिंग है दैट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट दिस वेपर प्रेशर एंड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कि मेन है कि वेपर प्रेशर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, ना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मानते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, कि जब वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप P1 नोट से डिवाइड करोगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग की एक टर्म निकल के आती है, इसी को हम मीन्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, क्योंकि एज पर दिस इक्वेशन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज कि एग्जाम में क्या होता है, कई बार MCQs आते हैं, उसमें वो लिखा होता है कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हो कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसमें आपको मेंशन किया होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, देन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन। तो यू मस्ट नो कि ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो नहीं है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। लोअरिंग में आप उसको
और मीन्स कि प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ कंपेयर नहीं करते, और रिलेटिव में इन रिलेशन में जब लिखे हो तब हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया होगा, बट इवन देन आपको इफ इट इज़ नॉट क्लियर, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन टेक योर डाउट in the next video. So I hope this is clear to you, and so thanks for watching this video. So do subscribe this channel and like and share this video. Thank you.